नमस्कार, जय जोहार। मैं सृजन आप लोगों का पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम छत्तीसगढ़ पेपर 7 की बात करेंगे, जिसके भाग 1 में छत्तीसगढ़ के कानून और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य होता है समाज के आखिरी तबके तक, समाज के निचले तबके तक अर्थात कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अनुसूचित जाति जनजाति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मुहैया कराना। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारे पाथ की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके माध्यम से हम इन योजनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना जिसे कहा जाता है साथ में। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके अंतर्गत प्रावधान है कि 18 वर्ष से ऊपर की यदि विवाह योग्य युवती है तो वो बीपीएल परिवार से यदि आती है तो अधिकतम 2 महिलाओं को एक परिवार की 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके अंतर्गत फरवरी 2021 में 3,229 जोड़ों की शादी हुई, जो कि 22 जिलों में छत्तीसगढ़ के एक साथ हुई, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ है, जिसमें सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की शादी हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबको आशीर्वाद दिया। तो ये हो गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब सेकंड नंबर पे हम देखते हैं मुख्य राजीव युवा मितान क्लब। तो यदि हम राजीव युवा मितान क्लब की बात करें तो 146 विकास खंडों में 1100 से भी ज़्यादा राजीव युवा मितान क्लब इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं के माध्यम से, पढ़े लिखे युवाओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जो वैसे जनता तक नहीं पहुँच पाती है उनके क्षेत्र के निवासियों तक पहुँचाना। राजीव युवा मितान क्लब के बारे में हम बात करेंगे पढ़ाई तुहर द्वार योजना की। ये जो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ की एक फ्लैगशिप स्कीम थी और यूट्यूब में एक चैनल है पीटीडी अर्थात पढ़ाई तुहर द्वार। ऑनलाइन शिक्षा का ये प्लेटफॉर्म था जिसमें 22 लाख बच्चों और 2 लाख शिक्षकों को एक साथ कनेक्ट किया गया ताकि बच्चों को घर में पढ़ाई का नुकसान ना हो, पाठ्यक्रम का नुकसान ना हो, तो स्टडी मटेरियल भी उनको ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ माटी पुत्र आदरणीय भोजराम पटेल जी, तत्कालीन गरियाबंद एसपी, ने आकर के बच्चों को प्रेरित किया था। वो रायगढ़ जिले के तारापुर एक छोटे से ग्राम से आते हैं और उन्होंने बड़े संघर्षों के साथ और बड़ी बड़ी गरीबी में अपनी पढ़ाई की है। वो बच्चों को प्रेरित करने आए और पीटीडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया। तो ये पढ़ाई तुहर द्वार एक बड़ा ही फ्लैगशिप कार्यक्रम था और अभी भी ये चल ही रहा है कोविड के दौरान में। और गोधन न्याय योजना की हम बात कर लें तो 20 जुलाई 2021 को हरेली के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। गोबर बना गोधन इसकी टैग लाइन थी और 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया। आज तक 3,86,00,000 रुपए की गोबर गोधन के रूप में खरीदी जा चुकी है। केंचुआ मिलाकर इसको सहकारी समितियों के माध्यम से क्या बनाया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो ये ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, जैविक खाद को बढ़ावा दे रहा है और गौ सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, जो गौ के रखवाले हैं उनके द्वारा अर्थात किसानों के द्वारा। बात करते हैं नवा बिहान योजना की। तो घरेलू सुरक्षा अधिनियम, जो घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 की जब हम बात करें तो उसके अंतर्गत नवा बिहान राज्य में बनाया गया और नवा बिहान योजना के अंतर्गत हर एक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की स्थापना की गई है। और वो महिला संरक्षण अधिकारी क्या करेगी, इस अधिनियम के तहत यदि कोई महिला आती है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला आती है, तो उसको क्या करेगी, उसकी समस्या का समाधान करेगी। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या है। तो ग्राम न्यायालय में उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, 45 साल उम्र उसकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। यदि वो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आता है तो वो 8वीं पास होना चाहिए और यदि वो दूसरे वर्ग से आता है तो वो मैट्रिक पास होना चाहिए। तो ये इसके सदस्यों के लिए क्या है, योग्यताएं हैं। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास एक बहुत बड़े समय तक के रहा है और अभी भी हम ग्रामीण स्तरों में देखते हैं तो टोनही एक काला जादू या टोना करने वाला, टोनने वाली महिला को ऐसा कहा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। कुछ केसेस में हमने देखा है कि उस महिला की मौत भी हो गई है। इसलिए बड़ी ही स्ट्रिंजेंट, बड़ी ही कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष से ऊपर की सजा और साथ में जुर्माना भी है टोनी प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आस्था गुरुकुल विद्यालय की। तो आस्था गुरुकुल विद्यालय 2007 में स्थापित किया गया था। कहाँ, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया था शिक्षा और संस्कार के स्वरूप में। ये इमारतों से नहीं बना था, ये बना था एक आश्रम की तरह, जहां को एजुकेशन अर्थात सह विद्यालय था। पहली से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा दी जा रही थी बच्चों को, अर्थात लड़कों को भी और लड़कियों को भी। अब इसके बाद में आगे हम बात करेंगे पोटा केबिन की, तो वो भी दंतेवाड़ा में, उसकी आगे बात करेंगे।
महतारी जतन योजना क्या है? जो सुदूर ग्राम की महिलाएं हैं जिनको पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उनको पोषक तत्व की उपलब्धता कराना। 650 ग्राम का पैकेट बना करके उनको दिया जाता था, जिसके अंदर रोटी, चावल, पापड़, सलाद और साथ में न्यूट्रिशियस फूड जो रहते थे वो गर्भवती महिलाओं को प्रोवाइड किए जाते थे। किसके अंतर्गत? महतारी जतन योजना के अंतर्गत। हम बात करेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर की, तो 181 और 112 इसका क्या है? टोल फ्री नंबर है। निर्भया जो हृदय विदारक घटना हुई थी, उसके बाद पूरे देश में एक ऐसे सेंटर की संकल्पना की गई जहां कानूनी सहायता, विधिक सहायता, अस्थायी रूप से रुकने की व्यवस्था, चिकित्सा और काउंसलिंग की व्यवस्था हो। किन महिलाओं के लिए? पीड़ित महिलाओं के लिए। तो उसके संदर्भ में सही वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई थी। और छत्तीसगढ़ बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है क्योंकि पहला राज्य है जहां सभी जिलों में एक साथ सखी वन स्टॉप सेंटर की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो इसके माध्यम से महिलाएं अपना रिड्रेसल मैकेनिज्म है एक प्रकार का सखी वन स्टॉप सेंटर। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 24 मार्च 2021 को क्या हुआ? एस्टेब्लिश हुआ राज्य के बनने के बाद में। और महिलाओं की सुरक्षा देना, संवैधानिक उनके अधिकारों का क्या करना? मान करना, ये छत्तीसगढ़ महिला आयोग का काम है। हमारी किरणमयी नायक जी क्या है? इसकी अभी क्या है? अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 13 का। तो इसमें हम बात करेंगे एक साथ 4 धाराओं के बारे में। एक साथ यदि हम 4 धाराओं की बात करें तो धारा 5, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 में भी छत्तीसगढ़ पहला राज्य था देश में जिसने इसको लागू किया। तो धारा हम बात करेंगे 5 की, धारा हम बात करेंगे 9 की, धारा बात करेंगे हम कौन सी? 13 और धारा 23 की। ये चारों धाराएं मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 की। तो हम धारा 5 में यदि देखेंगे तो इसमें बच्चों का प्रावधान है। आपने मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा। तो मिड डे मील के स्कीम के माध्यम से क्या किया जाता है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक, अर्थात 8वीं कक्षा के बच्चों तक को क्या किया जाता है? न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है एक टाइम, मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना के तहत। और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को दोनों टाइम का भोजन उपलब्ध कराना है आंगनबाड़ी के माध्यम से, ये कहती है धारा 5। अब हम यदि बात करें धारा 9 की, तो धारा 9 क्या बात करती है कि आपदा पीड़ित जो परिवार है प्राकृतिक आपदा से, उनको 3 महीने तक या यथा स्थिति अनुसार क्या किया जाए? 2 टाइम का क्या किया जाए? भोजन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात छत्तीसगढ़ का कोई भी जो है नागरिक है वो किसी भी प्रकार से फूड से या किसी प्रकार के खाने से वंचित नहीं होना चाहिए, ये इस योजना का उद्देश्य है। धारा यदि हम 13 की बात करते हैं तो धारा 13 क्या कहती है कि कुपोषित जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो निशक्त जन हैं, निराश्रित लोग हैं, उनके खान पान के बारे में क्या करती है? बात करती है। धारा 23 सामाजिक अंकेक्षण अर्थात सोशल ऑडिट, जो स्थानीय निकाय हैं इस योजना के तहत क्या कर सकते हैं? अंकेक्षण भी कर सकते हैं, सोशल ऑडिट भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की, जो 1955 में स्थापित हुआ था और भारत ही नहीं वरन एशिया का सबसे पहला संगीत और कला का विश्वविद्यालय था। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने अपनी बेटी इंदिरा के नाम से कमल विलास पैलेस में इस विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। यहाँ कला, संगीत, दृश्य कला, लोक संगीत, नृत्य आदि की क्या की जाती है? शिक्षा प्रदान की जाती है और देश विदेश से यहाँ लोग पढ़ने आते हैं। यदि हम रायपुर में देखें तो श्री राम महाविद्यालय है जो इससे संबद्ध है। बिलासपुर में यदि देखें तो भातखंडे महाविद्यालय, और कवर्धा में यदि हम देखते हैं तो शारदा महाविद्यालय से संबंध है। अन्य बहुत पूरे देश में इससे, इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध बहुत सारे क्या हैं? महाविद्यालय हैं। यदि हम बात करते हैं पुरखौती मुक्तांगन की तो वहाँ हमको झारा शिल्प देखने को मिलता है, घड़वा शिल्प देखने को मिलता है, बस्तर दशहरा की झलक मिलती है, पूरे आदिवासी संस्कृति की क्या मिलती है? झलक मिलती है। तो ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में आप चंदनी गोंदा का भी नाम ले सकते हैं, देहाती कला मंच का भी नाम ले सकते हैं, रिंगनी नाचा पार्टी का भी नाम ले सकते हैं। तो कला संस्कृति में आप इन संस्थाओं का क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो HNLU, जिसको हम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? UGC एक्ट 1956 के अनुसार के सेक्शन 2F के अनुसार क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में, जो मध्य प्रांत एवं बरार था, 1905 में हिदायतुल्लाह जी की क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रायपुर के एक सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद नागपुर चले गए और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या बने? वो न्यायाधीश बने और साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। तो उनके नाम से
ये पूरे देश में 6th नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। आगे हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 के प्रावधानों पर क्या करें, चर्चा करें। तो इनके प्रावधानों पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला प्रावधान हम देखते हैं क्या, सबसे पहला प्रावधान ये है कि जो कृषि आधारित एवं वन आधारित उद्योगों की क्या करना, स्थापना करना, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री की स्थापना करना और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की। उसके बाद 200 मेगा फूड पार्क की स्थापना करना, 10 एकड़ में एक CSIDC के माध्यम से क्या करना, एक जेम्स एम ज्वेलरी पार्क की क्या करना, स्थापना करना। और सबसे बड़ा जो प्रावधान इसमें मेरे को दिखाई देता है, हम देखते हैं कि 100% आरक्षण किसमें है, अकुशल श्रेणी में इंडस्ट्रीज के अंदर, 70% जो आरक्षण है वो कुशल श्रेणी में है, और प्रबंधकीय श्रेणी अर्थात जिसको हम मैनेजरियल पोजीशन बोलते हैं छत्तीसगढ़ के उद्योगों में, वो है ये स्थानीय निवासियों के लिए क्या है, आरक्षण है प्रबंधकीय श्रेणी में। तो 100% अकुशल श्रेणी में, 70% कुशल श्रेणी में और 40% जो है प्रबंधकीय श्रेणी में। तो ये नवीन औद्योगिक नीति क्या करती है, स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराती है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत 5 लाख का प्रावधान है, और विशेष परिस्थिति में विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख का भी क्या है, प्रावधान है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की हम बात करते हैं, 52 ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की क्या की गई है, कल्पना की गई है। स्वामी आत्मानंद जी का नाम था तुलेंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य अरपा पैरी के धार महानदी है पार के रचयिता नरेंद्र देव वर्मा जी के बड़े भाई थे, और इन्होंने MSc में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। और अपनी पढ़ाई के दौरान ये कहाँ रहे थे, रामकृष्ण आश्रम में। उन पर विवेकानंद जी के जो विचार है उनका इतना प्रभाव पड़ा कि IAS की मेंस की परीक्षा में टॉप 10 में आने के बावजूद इन्होंने साक्षात्कार नहीं दिया, और आने के बाद रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की और नारायणपुर में भी एक आश्रम की क्या की, स्थापना की। अभी मेंस में इसमें एक क्वेश्चन भी आया था। तो टोटल 52 स्कूलों का क्या किया गया है, इसमें संकल्पना की गई है। ये ओरिजिनल जो है, ये ओरिजिनल फोटोज हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के, एक वर्ल्ड क्लास स्कूल के तहत, इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल के तहत इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो हम आगे अब बात करते हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात होगी। सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने हेतु गढ़ कलेवा योजना, मैंने आपको बताया था कि योजना को क्रियान्वयन के स्तर पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस क्रियान्वयन की कड़ी में हमने गढ़ कलेवा जो रायपुर है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के अंदर में, वहाँ जाकर के जब जांच पड़ताल की तो देखा ये ओरिजिनल थाली है वहाँ की, 100 रुपये इस थाली का क्या है, रेट है। तो इस थाली में आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या इसमें है। ये करी लड्डू कहलाता है, और ये कहलाता है चौसेला, है ना, और बाकी ये करेले की सब्जी है, और ये बरबट्टी की सब्जी है, और ये क्या कहना चाहिए, भजिया की कढ़ी है, जो भजिया की कढ़ी है, साथ में चावल रखा हुआ है। ये 100 रुपये में यहाँ पे उपलब्ध है। गढ़ कलेवा योजना 2020-21 वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी, और जो विधवा महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और जो समाज के निचले वर्ग हैं, उनकी ये सुरक्षा के लिए भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी क्या किया जा रहा है, इस योजना का संचालन किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसकी क्वालिटी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली जो योजना है छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की जो बनाने की विधि है वो लुप्त ना हो जाए, इसके लिए क्या है, ये की है। बाकी बहुत ही अच्छी योजना है गढ़ कलेवा योजना, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल तौर पे। तो हम अब आगे बात करते हैं किसकी, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की। 12.5 लाख परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, 12 पंचे 60 आप कर लीजिए, अर्थात 60 लाख लोग किस पर डिपेंड है, तेंदुपत्ता के संग्रहण पर डिपेंडेंट है। इसलिए 2500 मानक बोरा से 4000 मानक बोरा किया गया है। और साथ ही साथ यदि जो परिवार का मुखिया है वो यदि खत्म हो जाता है तो उसके मुआवजे का प्रावधान किसमें किया गया है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। आप सभी जानते हैं महेंद्र कर्मा जी 25 मई 2013 की झीरम घाटी की हृदय विदारक घटना में शहीद हो गए थे। बस्तर टाइगर के नाम से इन्होंने जाना जाता था इन्हें। 16 जुड़ूम के क्या थे, बड़े पुरोधा थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही किन्हीं 3 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हम बहुत सारी योजनाओं की जो क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप किन्हीं भी 3 प्रमुख योजनाओं की इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसकी धारा 5 और 9, तो हमने 5, 9 और 13 और 23 इन चारों हम लोगों ने क्या किया है, धारा का क्या कर चुका है, डिस्कशन हम लोगों ने कर दिया है। तो हम आगे इस पे देखते हैं कि पहले उद्यानिकी महाविद्यालय के बारे में। तो उद्यानिकी महाविद्यालय हॉर्टिकल्चर पे अभी क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट। उसका कारण यह है कि हाल ही के वर्षों में हमने 5 गुना अपनी उद्यानिकी फसलों का क्या किया है, प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। और जब 5 गुना मैं कहता हूं तो 15वें नंबर पे हम लोग हैं किसमें, उद्यानिकी फसलों में। लगभग
हम कहते हैं 9 लाख के आसपास हमारा क्या हो गया, उद्यानिकी फसल का डेटा हो गया। तो इस हिसाब से हमने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की कहाँ की है स्थापना, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका जो विधानसभा क्षेत्र है पाटन दुर्ग में, उसके सांकरा ग्राम में इसकी कल्पना की है, ताकि इसमें रिसर्च और जो ट्रेनिंग है वो हो सके उद्यानिकी में, हॉर्टिकल्चर में, और इससे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम इसमें देख सकते हैं जो नरवा गरवा घुरवा बारी का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें जब हम बारी की बात करते हैं और जब सब्जी और फलों को हम अपने बारी में उगाते हैं, उससे भी हम रिलेट करके इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, सुराजी ग्राम योजना की। अभी मैं बात कर ही रहा था नरवा गरवा घुरवा बारी की। 2000 से ज़्यादा नालों को डेवलप किया गया है सिंचाई के लिए, और गरवा की तो हमने बात कर ही दी है गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। घुरवा की जब हम बात करते हैं, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है 10 रुपये प्रति किलो में अपने को मिलेगा, किसानों को मिलेगा सहकारी समितियों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। और यदि हम बारी की बात करें तो 4500 गाँव में 1,45,000 बाड़ियों का क्या किया गया है, उन्नयन किया गया है। सुराजी ग्राम योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी, आप सभी जानते हैं ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये योजना लाई गई थी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 की ये बात की जा रही है। इसके दौरान 5 नई योजनाएं जो शुरू की गई हैं वो कौन कौन सी है। सुपोषण अभियान की हम बात करते हैं तो जो 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये NFHS का डाटा है, यदि अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डेटा है। ये कहता है कि 5 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं वो 37.6% बच्चे हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं, और जो 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं 41.5% महिलाएं क्या है कुपोषण से पीड़ित हैं। तो 3 साल के अंदर इनको एनीमिया मुक्त बनाना है, कुपोषण मुक्त बनाना है। और 40% जो जनता है, जनसंख्या है बीपीएल के नीचे है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है छत्तीसगढ़ की, तो उसके अंतर्गत हमें क्या कराना है, सुपोषण अभियान के माध्यम से उनको पोषण देना है। सीएम हाट बाजार योजना क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचलों में जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, उनको हाट बाजार योजना में मितानिनों के माध्यम से और जो स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उनको वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया की जा रही हैं आदिवासी क्षेत्रों में। सीएम हाट बाजार योजना, ये वीकली बाजार लगता है। शहरी स्लम योजना की बात करें तो इसी तरह की योजना है, जिस तरह की हाट बाजार योजना शहरी स्लमों में जाकर के जो स्वास्थ्य योजनाएं मुहैया कराई जाती हैं। आप यदि देखेंगे तो शहरों के आसपास आप जो स्लम देखते हैं, आपको शहरी स्लम योजना की जो गाड़ी है, बड़ी बस रहती है, उसमें सारी स्वास्थ्य सुविधाएं रहती है, वो आपको दिख जाएंगी। सीएम यूनिवर्सल पीडीएस योजना, अच्छा ये 13 नगर निगमों में शुरू की गई है, 13 नगर निगमों में शुरू की गई है। और सीएम वार्ड कार्यालय योजना है, ये भी 13 नगर निगमों में क्या की गई है, शुरू की गई है पहले चरण में। यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ने यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम में बहुत बड़ी प्रगति की है। तो हम देखते हैं सीएम वार्ड कार्यालय योजना में क्या है, तो शिकायतों का क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है। पेयजल की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, राशन पानी की समस्या है। तो वार्ड कार्यालय योजना के दौरान क्या है, सीएम वार्ड कार्यालय योजना में जनप्रतिनिधियों से क्या कर सकती है, पब्लिक मिल सकती है और अपने योजनाओं का समाधान कर सकती है। वार्ड कार्यालय योजना हम देख लिए। तो अब हम बात करते हैं नारी निकेतन की। नारी निकेतन की हम बात करते हैं तो नारी निकेतन क्या है, हम देखते हैं नारी निकेतन जो योजना है उसके अंतर्गत जो 16 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, जो परित्यक्त महिलाएं हैं, अविवाहित माताएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, इनका क्या करना, संरक्षण करना, इनके पुनर्वास की योजना है बेसिकली। ये नारी निकेतन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना देखी थी, जब उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें बहुत सारी नारी निकेतन की भी क्या थी, महिलाएं थी जिनको अपने जीवन साथी मिल गए थे। तो अब हम देखते हैं राजीव गांधी स्वावलंबन योजना क्या है। तो असंगठित क्षेत्र अर्थात अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो गुमटी ठेले वाले हैं उनके लिए 30,000 रुपये की अनुदान की योजना है। यदि हम देखें रायपुर के तेली बांधा तालाब जो मैरीन ड्राइव डेवलप हुआ है वहाँ पर, तो असंगठित को संगठित करने से क्या फायदा है, तो जो ठेले वाले गुमटी वाले हैं 25 से 30,000 रुपये महीना किराया देते हैं, अर्थात दिन का 1,000 रुपये किराया देते हैं। देखिए कि संगठित करने से किस तरीके से उनका रोजगार बढ़ा है, किस तरीके से उनको रोजगार के साधन बढ़े हैं। तो इसके लिए है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। अब हम बात करते हैं किसकी, कि छत्तीसगढ़ में जो हाट बाजार क्लिनिक योजना है। हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने देख ली कि हाट बाजार जो आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी हैं उनको जो वीकली बाजार होता है वहाँ पे उनको क्या करना, स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जो लोक आयोग अधिनियम है, तो छत्तीसगढ़ जो लोक आयोग अधिनियम हम देखते हैं
तो उसके अंतर्गत जो लोकायुक्त की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, तो जो शुरू में जो 8 सदस्य रहते हैं तो उसमें से 50% क्या होने चाहिए, किसी ना किसी न्यायिक बैकग्राउंड से, जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए। उसमें से जो लोकायुक्त होते हैं वो या तो फॉर्मर हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या कोई फेमस पर्सनालिटी होनी चाहिए। इसमें से नियुक्ति कौन करता है हम देखें तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, भूपेश बघेल जी, अर्थात मुख्यमंत्री करता है सदस्य की अध्यक्ष की नियुक्ति। सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे, 2 लोग करेंगे, डॉक्टर चरणदास महंत जी करेंगे और धर्मलाल कौशिक जी करेंगे, अर्थात विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और विपक्ष का नेता करेगा सदस्य की नियुक्ति। इसमें बात ध्यान रखने लायक यह है कि 50% जो है वो माइनॉरिटी, एसटी, एससी, महिला या ओबीसी वर्ग से होना चाहिए और इन्हीं 50% में से या फिर दूसरे 50% में से ऐसे 50% लोग होने चाहिए जिनका कुछ ना कुछ न्यायिक बैकग्राउंड रहा हो सदस्यों का। तो इसमें हमने लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान समझ लिया। मुक्त विश्वविद्यालयों के महत्व को समझाइए तो मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व यह है कि कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर सकता है, किताबों से और पुस्तकों से निकाल करके रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से मुक्त विश्वविद्यालयों की संकल्पना है पढ़ाई की। जैसा हमने कोविड-19 में देखा कि सारे विश्वविद्यालय जो है एक मुक्त विश्वविद्यालय की ही तरह काम कर रहे थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का नाम हमको सुनने में आता है, बिलासपुर में एक मुक्त विश्वविद्यालय जो है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के बारे में हमें बताना है तो 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। जीसी रायपुर में ये संचालित है अभी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की यहाँ पे सुविधा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी सुविधा है और फिजिक्स केमिस्ट्री और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या है मैथ्स है उसमें भी आप अपनी डिग्रियाँ इसमें ले सकते हैं IIT में। और भी साथ साथ में आपको IIIT तैयार करना है, IIM तैयार करना है, NIT तैयार करना है जो आपके सिलेबस में। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास द्वारा जो दत्तक ग्रहण परियोजना है वो क्या है, योजना क्या है। तो जो किशोर संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो जैविक माता पिता हैं उनसे अलग हटके आधिकारिक रूप से अपने दत्तक माता पिता का दत्तक पुत्र बनना क्या है, इस दत्तक ग्रहण योजना में आता है। ठीक है, दत्तक। अब छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को सहायता है तो क्या प्रावधान किया गया है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 340 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 170 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत क्या 140 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ उज्ज्वला गृह योजना में क्या है, छत्तीसगढ़ उज्ज्वला गृह योजना की हम बात करें तो आर्टिकल 23(1) जो हम संविधान में देखते हैं, अनुच्छेद 23(1) चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। तो इसके अंतर्गत चाइल्ड और जो महिला की ट्रैफिकिंग है उसको रोकना और इसके अंतर्गत 3 जिलों में एक सेंटर की स्थापना की गई है जिसमें उनका पुनर्वास किया जा रहा है जो ट्रैफिकिंग से ग्रसित महिलाएं थी और बच्चों का। ठीक, तो अब पोटा कैबिन की हम बात करते हैं। पोटा कैबिन क्या है, तो पोटा कैबिन 2011 में दंतेवाड़ा में स्थापित हुआ। आवासीय विद्यालय था। पोटा का अर्थ होता है गोंडी भाषा में पेट से, अर्थात यदि पेट की भूख मिट जाए तो जो आदिवासी गरीब बच्चा है वो पढ़ने आ जाएगा। तो इसके माध्यम से ये पोटा कैबिन माध्यमिक विद्यालय की की गई थी, शुरुआत की गई थी और पोटा कैबिन के माध्यम से जो ड्रॉप आउट रेट थे वो बहुत कम हुए। आवासीय विद्यालयों में बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिला। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के उद्देश्य, प्रावधान और पात्रता क्या है, तो अंत हम करेंगे इस योजना से अपने लेक्चर का। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है 18 से 35 वर्ष के युवकों के लिए जो स्थानीय निवासी हैं और 8वीं पास हैं। 25 लाख तक का लोन का प्रावधान है इनको और ये सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की। तो अब हम लेक्चर को मैं अपने अंत करता हूं, इस अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से परफॉर्म करिएगा। थैंक यू।